हेलो दोस्तों। डे 4 के डिस्कशन में आज सभी का स्वागत है। और आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं 1857 की महिला क्रांतिकारी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इसके बाद राष्ट्रवाद के बारे में और राष्ट्रवाद के जो प्रमुख चरण हुए उनको हम देखेंगे, किस तरीके से हमारा भारतीय राष्ट्रवाद आगे जाता है ना। यदि उत्तर आपको लिखना होगा, इससे संबंधित प्रश्न आ जाएगा, तो आपके पास एक माइंड मैप होना चाहिए और कोशिश की जाएगी कि इस डिस्कशन में आपको एक माइंड मैप दे दिया जाए, ताकि प्रश्न क्या है आपके पास जब भी आए ना, तो उत्तर लेखन करिए, अपने शब्दों में करिए। लेकिन कुछ पॉइंट्स जैसे यहाँ पर बताए जाए तो उनको वैल्यूएट कर लीजिएगा। जहां भी आप अपने नोट्स बनाकर रखते हैं या ये नोट्स ले लीजिए, इसमें वैल्यू एडिशन करते रहिए। और बाकी लिखना तो अपने शब्दों में ही पड़ता है भाई, क्योंकि एग्जाम में जब बैठोगे तो वहां कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं आता है। जो आपने पढ़ रखा है, समझ रखा है या प्रैक्टिस कर रखी है, उसी आधार पर आपका पेन वहां पर चलता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम देखेंगे। और आपके पास यदि प्रश्न दिया जाएगा ना, महिला क्रांतिकारियों पर लिखिए उत्तर प्रदेश की, तो आपके पास कम से कम 5 मिनिमम क्या होना चाहिए, 5 महिला क्रांतिकारियों के नाम आपको टिप्स पर होने चाहिए और उनके बारे में बहुत बेसिक बेसिक सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तभी आप महिला क्रांतिकारियों पर बढ़िया लिख पाओगे। क्लियर बात है। तो यहां वही कोशिश की जाएगी, ताकि आप अगर पहली बार लिख रहे होगे तो एटलीस्ट आपका पेन तो चले ना, वरना आपका फिर पेन ही नहीं चलता है ना। पहली बार में इतना डर रहता है और कुछ लोग इस कारण से लिख भी नहीं रहे हैं। चलो फिर भाई, अब यह कोशिश इसीलिए की जाती है, डिस्कशन इसलिए किया जाता है, ताकि जो टॉपिक आपको लिखने के लिए आज शाम को दिया जाएगा ना, उसको अगर हम डिस्कस यहाँ कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए लिखना। एक बार जब आप लिखने लगोगे, फ्लो बन जाएगा, 1 महीने तक लिखोगे, फिर आपको फिर डर भी नहीं लगेगा, किसी टॉपिक पर आप लिख सकते हो इजिली। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखो, आप पढ़ते हो तो क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए जब आप उत्तर लेखन करोगे। पहले आप बताओगे, बेसिक सी जानकारी है कि इनका जन्म कहां हुआ था। इनका जन्म हुआ था बनारस में। देखो, झांसी में जन्म नहीं हुआ था, झांसी के राजा के साथ इनका विवाह हुआ था। और मुद्दा क्या था झांसी का भाई, यह पता होना चाहिए। मुद्दा वही था, डलहौजी की व्यपगत हड़प नीति। व्यपगत हड़प नीति के तहत क्या कर रहा था डलहौजी। देखो, जो आपके रियासतें थी, देसी रियासतें थी, यहां हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। कैसे भाई, कैसे क्या, जो आपका दत्तक पुत्र होता था, दत्तक पुत्र को असली उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही थी डलहौजी के द्वारा, और वह राज्य ब्रिटिश शासन में मिला लिया जा रहा था। यही प्रक्रिया की जा रही थी जब झांसी के साथ, तो झांसी की रानी के द्वारा विरोध किया जाएगा। विरोध के संदर्भ में यहां एक स्टेटमेंट आता है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो जब आप उत्तर लिखोगे तो आप अपने उत्तर में इस स्टेटमेंट को शामिल करने की कोशिश करना, तो आपका जो उत्तर है और लोगों से थोड़ा सा अलग नजर आएगा और थोड़ा इंप्रेसिव भी पड़ेगा, है ना। थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब भी कोई आपकी कॉपी चेक करेगा, कोई स्टेटमेंट अगर वहां पर आपका दिख जाता है। फिर फिर बात यह होगी कि झांसी की रानी बोलेंगी कि अगर आप मान्यता दे देते हो हमारे झांसी को, तो हम आपके विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन क्या अंग्रेज मानेंगे। जब किसी रियासत के लिए नहीं मान रहे थे, तो झांसी के लिए भी नहीं माने। वह उन्होंने बोला भैया ऐसा नहीं हो सकता है। फिर झांसी की रानी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया जाएगा और अंग्रेजों के सामने 1 to 1 बढ़िया लड़ाई होगी। और लड़ाई के साथ क्या क्या घटनाक्रम होता है, देखो, लड़ाई के साथ अंततः झांसी की रानी तो वीर गति को प्राप्त हुई। बीच में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, बीच में झलकारी बाई ने भी इनकी मदद की। तो यहां से हमारे पास एक महिला क्रांतिकारी एक और निकल कर आ जाएंगी, झलकारी बाई। इनके साथ ही अभी झलकारी बाई को पढ़ लेंगे। तो होता क्या है, वहां नेतृत्व किसके हाथ में होता है, किस ब्रिटिश अधिकारी के। तो बताओगे आप, ह्यूरोज के हाथ में वहां पर नेतृत्व होता है। पीछे हमने पढ़ा था। तो ह्यूरोज जाएगा और झांसी के किले को अपने अधिकार में ले लेगा। तो जैसे ही झांसी के किले को अपने अधिकार में लेगा, तो झांसी की रानी वहां से पलायन करेंगी। और पलायन करके कहां भागती हैं, देखो ये पूरा माइंड मैप आपका बनाकर दे दिया गया है। यहां कहानी ध्यान से सुन लो और सारा माइंड मैप आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो ह्यूरोज के द्वारा जैसे ही झांसी के किले पर कब्जा कर लिया जाएगा या अधिकार कर लिया जाएगा, तो झांसी की रानी के द्वारा पलायन होगा और पलायन होकर जाएंगी वह ग्वालियर। ग्वालियर में मौजूद थे हमारे सिंधिया। सिंधिया के द्वारा क्या किया जाएगा, झांसी की रानी को शरण देने से मना कर दिया जाएगा। देखो, इसलिए सिंधिया को आज भी गाली दी जाती है, क्योंकि उस समय ग्वालियर के सिंधियाओं के द्वारा अंग्रेजों को समर्थन दिया जाता है और वह झांसी की रानी को शरण देने से अपने यहां पर मना कर देते हैं। हालांकि झांसी की रानी को वहां की प्रजा का पूरा समर्थन प्राप्त होता है और फिर ग्वालियर में वह लड़ती हैं अंग्रेजों के साथ, वहां पर युद्ध होता है और वहीं पर ग्वालियर में ही झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। यह पूरी कहानी होती है। और इस कहानी के संदर्भ में ह्यूरोज का एक स्टेटमेंट देखो यहां पर और दिया जा रहा है। क्या बोलते हैं ह्यूरोज, ह्यूरोज कहते हैं जब वह वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं झांसी की रानी, तो वह बोलते हैं कि यह जो महिला लेटी हुई है, विद्रोहियों के मध्य एकमात्र मर्द थी।
समझ गए? तो यह स्टेटमेंट जैसे ही आप कंक्लूड करोगे, हैं, वहां पर अगर इस तरीके का स्टेटमेंट डाल दोगे आप, तो बताओ आपका कंक्लूजन भी बहुत ही शानदार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपको अगर मिनिमम से मिनिमम लिखना हुआ करे, तो ऐसे स्टेटमेंट बेस कोशिश किया करो, इस अप्रोच के साथ अपने आंसर को लिखा करो। दूसरा कौन है क्रांतिकारी भाई? दूसरी देखो झलकारी बाई। जब लक्ष्मीबाई के बारे में अभी पीछे कहानी चल रही थी, तो झलकारी बाई के बारे में भी बोला था, रेफरेंस तो आ ही गया था कि लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों से लड़ रही थी, तो एक फ्रंट पर झलकारी बाई भी उनकी मदद कर रही थी। देखो झलकारी बाई का जो जन्म होता है, इनका जन्म तो बुंदेलखंड में ही होता है, लेकिन इनके साथ प्लस पॉइंट क्या मिल जाता है, यह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल होती हैं। हमशक्ल होने के नाते जब जब कई फ्रंटों पर लक्ष्मीबाई उलझ जाती हैं अंग्रेजों से, तो एक दो फ्रंट संभाल लेती हैं ये झलकारी बाई। तो इस आधार पर इन्होंने लक्ष्मीबाई की मदद की थी, और महिला शाखा जो दुर्गा दल थी उसकी यह सेनापति थी। क्लियर बात है? तो झलकारी बाई के बारे में यह बेसिक सी जानकारी है, होनी चाहिए, अपने उत्तर में इसको जरूर डालना। और एक घटना आपने सुनी होगी कि झांसी के किले से क्या हुआ था, घोड़े को कुदाया गया था बहुत ऊंचाई से, है ना? जैसे हीरोज के द्वारा जब झांसी के किले पर कब्जा कर लिया जाता है, तो पीछे से क्या होता है, पीछे से वह घोड़े के साथ में कुदाती हैं। ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं कि भाई लक्ष्मीबाई ने कुदाया था, लेकिन लक्ष्मीबाई की ही हमशक्ल थी कौन, झलकारी बाई। इनके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया जाता है, जब किले से भागने पर अत्यधिक ऊंचाई से झलकारी बाई के द्वारा घोड़े को ऊपर से कुदाया जाता है। ठीक है भाई? और उसके बाद कई फ्रंटों पर जब ये घिर जाती हैं लक्ष्मीबाई, तो एक दो फ्रंटों पर वह हमशक्ल रहती हैं, तो अंग्रेजों को क्या पता चलेगा भाई यह लक्ष्मीबाई लड़ रही हैं या झलकारी बाई लड़ रही हैं? तो इस आधार पर भी उन्होंने लक्ष्मीबाई की कई जगहों पर जान बचाई, अपनी जान को जोखिम में डालकर। तो इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन भी बराबर का ही था लक्ष्मीबाई के साथ साथ। ठीक है? तो अंततः इनकी सीने पर गोली लगकर यह वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। यह हो गई झलकारी बाई की कहानी। यहाँ कहानी फॉर्म में बताया जा रहा है, और यह आपको माइंड मैप के रूप में चीजें आपको दे दी जा रही हैं। क्लियर? तो आगे दो क्रांतिकारी हो गई, तीसरी कौन है, अजीजन बाई। देखो अजीजन बाई की कहानी समझो, तो कानपुर में बताओ नेतृत्व किसके हाथ में था? बोले कानपुर में नेतृत्व था नाना साहब के हाथ में। ठीक है? नाना साहब वहां नेतृत्व कर रहे थे और तात्या टोपे भी थे, लेकिन इसके साथ ही नाना साहब देखते हैं अजीजन बाई को। अजीजन बाई को जैसे ही देखते हैं, वह इनकी युद्ध कौशल क्षमता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। और अजीजन बाई होती कौन है? अजीजन बाई पेशेवर नर्तकी होती हैं। ध्यान रखना आप, अजीजन बाई क्या होती हैं? पेशेवर नर्तकी होती हैं, लेकिन युद्ध कौशल क्षमता से इनकी नाना साहब बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो इनसे आग्रह करेंगे कि आप क्या करिए, आप हमारी जो स्त्रियों की जो सशक्त दल है, हमारा मस्तानी महिला मंडली, इसका गठन करिए और महिलाओं की मंडली का नेतृत्व अपने हाथों में लीजिए। 57 का जो विद्रोह हम लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स की नीतियों के विरुद्ध, आप भी हमारा साथ दीजिए। तो यहाँ अजीजन बाई के द्वारा नाना साहब का साथ दिया जाएगा। यह कहानी है पूरी, और विद्रोह में सक्रिय रूप से भागीदारी रहेगी इनकी। ठीक है भाई? और फिर यह अंततः हैवलॉक के द्वारा इनको गिरफ्तार किया जाएगा और सरेआम इनकी गोली मार दी जाएगी। इस तरीके से यह अजीजन बाई वीरगति को प्राप्त हो गई। तो तीन की कहानी आपने समझी क्लियर तरीके से। देखो तीन की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक सेकंड, कौन कौन? पहला देखिए, पहला है आपका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा है आपका अजीजन बाई, तीसरा है आपका झलकारी बाई। ठीक है भाई? तो तीन की आपने कहानी समझ ली यहां पर। उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम तो बेगम हजरत महल के बारे में। यहां थोड़ा सा इनके बारे में अगर लिखने को आएगा तो एक सेकंड रुक जाना, फोन को साइलेंट कर दिया जाए। तो चौथी कौन है? चौथी है हमारी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के बारे में क्या कहानी होनी चाहिए? कुछ तो पता होना चाहिए, तभी तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे। देखो अवध का जो क्षेत्र था, यहां नेतृत्व किसके हाथ में था? हजरत महल के पास था। लेकिन भाई व्यक्तिगत जो हड़प नीति का सिद्धांत था, यहां आधार बनाया जा रहा था दत्तक पुत्र को हम असली उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। बोले ठीक है, लेकिन यहां कोई अवध में तो दत्तक पुत्र जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बेगम हजरत महल का पुत्र था विराजित कादिर, है ना? बेगम हजरत महल का जो पुत्र था विराजित कादिर था यहां पर उनका पुत्र। तो बात हुई फिर कैसे मिलाया जाए, तो अवध को मिलाया गया कुशासन का आरोप लगाकर। बोले यहां शासन अच्छा नहीं है, यहां कुशासन की स्थिति बनी हुई है, जनता बड़ी परेशान है, इसीलिए हम अवध को भी मिला लेंगे। अंततः अवध को भी ब्रिटिशर्स के द्वारा मिलाया जाएगा, तो उसी का विरोध किया जाएगा हजरत महल के द्वारा। हजरत महल का जन्म हुआ फैजाबाद में, और अवध के क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया, और जहां जहां इनके सैनिक मौजूद थे वहां वहां ये घूम घूम कर जाती थी और सैनिकों का उत्साह वर्धन करती थी। यह आप जान लीजिए बेगम हजरत महल के बारे में।
और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने विद्रोह की व्यापकता को बढ़ा दिया और विद्रोह की व्यापकता इतनी बढ़ गई थी अवध के क्षेत्र में कि आप जानिएगा कि दिल्ली के बाद में जो दूसरा केंद्र था, दिल्ली आप जानते हैं ना, जब कहां दिल्ली पहुंचते हैं 57 के विद्रोह की जब शुरुआत होती है मेरठ से, तो वह दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में ही बहादुर शाह जफर मौजूद होते हैं और वहां सत्ता उनके हाथों में दे देते हैं। क्लियर बात है, नेतृत्व जो होता है उनके हाथों में दे देते हैं। फिर जैसे ही वहां बहादुर शाह जफर को बाहर करेंगे, ब्रिटिशर्स पराजित करेंगे, तो उसके बाद जो केंद्र बन जाता है ना, जो प्रमुख केंद्र बन जाता है 57 का, वह अवध ही बन जाता है। अब अवध की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, हजरत महल के बारे में जब लिखना होगा यही पॉइंट्स डालना है आपको। अंततः हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह होता तो है, लेकिन दमन कर दिया जाता है कैंपबेल का। लखनऊ और कानपुर के क्षेत्र में आप जानते हैं दमन किसके द्वारा किया गया, कैंपबेल के द्वारा किया गया। तो इन्हीं पॉइंट्स को ही तो डालना होता है, कुछ प्रीलिम्स के नॉलेज को, कुछ चीजें उनसे संबंधित जुड़ी हुई जो घटनाएं होती हैं, इन्हें मिलाकर ही मेंस में अपने आंसर को लिखना होता है। फिर भाई, फिर उदा देवी के बारे में देखते हैं। देखो, उदा देवी के बारे में नहीं पता होता है तो लखनऊ में ही उदा देवी आपकी समझिए नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते में ये शामिल होती हैं और महिला दस्ते की ये मुखिया होती हैं उदा देवी। उदा देवी के द्वारा एक घटनाक्रम है आपका, जब यह 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार देती हैं। देखिए यह दिया हुआ है फैक्ट, इसको जरूर शामिल करना जब उदा देवी के बारे में पॉइंट डालना, तो यहां बताना है यह इतनी साहसी वीरांगना थी कि 36 अंग्रेजों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही ये क्या होता है, जब पेड़ से नीचे उतर रही होती हैं तो इनके पीछे से ही मतलब ये समझिए गोली मारकर इनकी हत्या की जाती है ना। सामने से फ्रंट से इनकी गोली भी नहीं मारी गई, इनको पीछे से मतलब कायरों की तरह अंग्रेजों ने इन्हें मारा था और गोली मारकर इनका शरीर छलनी कर दिया था। कैंपबेल भी इनकी वीरता से इतना प्रभावित था कि इनके सम्मान में अपनी टोपी उतारकर रख दी थी। क्लियर बात है, टोपी उतारकर देखो सम्मान प्रकट किया जाता है ना, तो वही कैंपबेल के द्वारा किया गया था इनकी वीरता से प्रभावित होकर के। तो यह प्रमुख थी क्रांतिकारी, 5 क्रांतिकारी यहां पर बता दी गई। रानी ईश्वरी देवी एक और है, छठवीं, अगर आप चाहो तो लिख लेना। गोंडा में मौजूद थी और गोंडा की लक्ष्मीबाई बोली जाती थी। यहाँ जैसे लक्ष्मीबाई ने तो देखो यह बोला था कि आप अगर हमारी रियासत को मान्यता दे दो तो हम आपसे क्या करेंगे, हम आपसे फिर युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन गोंडा की जो लक्ष्मीबाई थी ना, रानी ईश्वरी देवी, इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। अंग्रेज इनसे समझौता करने को तैयार थे, लेकिन इन्होंने बोला भैया हम कोई समझौता नहीं करेंगे, सीधा आ जाओ युद्ध करते हैं। तो ईश्वरी देवी के बारे में भी आप जरूर लिखना। तो कुल 6 महिला क्रांतिकारी हो गई, इनके बारे में आप कुछ बेसिक सी जानकारी यहां से निकाल लेना और अपने उत्तर को शानदार लिखना। जितने शब्दों में, यदि 200 शब्दों में आता है लिखने को, तो 200 शब्दों में कोशिश करना उसे लिखने की। ठीक है, तो अब इस टॉपिक पर अगर लिखने को आएगा, आज प्रश्न दिया जाएगा तो आप लिखने की स्थिति में आ गए होंगे, बढ़िया से लिखना है। अब अगला टॉपिक क्या था, अगला टॉपिक था राष्ट्रवाद का उदय। देखो राष्ट्रवाद पहले बताओ होता क्या है। देखो राष्ट्रवाद, राष्ट्र केंद्र में रहता है, वाद समझो चश्मा होता है, तो केंद्र में क्या रहेगा, राष्ट्र रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्र का चश्मा लगाकर जब भी कोई चीज देखी जाती है तो राष्ट्रवाद ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्र केंद्र में है और यहां राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, अपने भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में समझना है तो औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जाएगा, है ना। जो औपनिवेशिक नीतियों का विरोध हो रहा था उसी संदर्भ में राष्ट्र को केंद्र में रखकर समझना है, तो परिभाषा निकल आएगी। जैसे राष्ट्रवाद एक राष्ट्र से संबंधित लोगों की भावना है और भारतीय राष्ट्रवाद में क्रांति के रूप में विकसित हुई है। क्लियर बात है, तो इस तरीके की परिभाषा आपके पास अपने शब्दों में होनी चाहिए। दूसरा, ब्रिटिश की जितनी भी औपनिवेशिक नीतियां थी, चाहे वह राजनीतिक हो, प्रशासनिक क्षेत्र की हो, आर्थिक, आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक, पेपर 1 में भी ये सारी नीतियां हम पढ़ते हैं, कैसे इन नीतियों में बदलाव आता है, कब ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप करते हैं, कब अहस्तक्षेप करते हैं, और कहां राजनीतिक नीतियों में कैसे प्रत्यक्ष और कहां पर अप्रत्यक्ष शासन करते हैं, सब कुछ आपने पढ़ा होगा पेपर 1 में। तो इन्हीं के चलते जब इनका दीर्घकालिक प्रभाव आएगा, इस रूप में राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवादी चेतना का उदय होगा और वही राष्ट्रवादी चेतना अपने आप में राष्ट्रवाद के रूप में सामने नजर आएगी। तो ऐसे राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। लेकिन आपसे यदि राष्ट्रवाद के उद्भव पर लिखने को आएगा तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है लिखने का, देखो एक तो बुलेट पॉइंट्स में लिख लो, पैराग्राफ में लिख लो, ये भी एक तरीका, एक प्रेजेंटेशन देखो इस आधार पर भी किया जा सकता है। अब जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही करो, है ना, लेकिन आप शामिल कर सकते हो। यदि आपसे प्रश्न आ जाए तो यह भी एक तरीका हो सकता है, थोड़ा सा एक इंप्रेसिव हो जाएगा और थोड़ा आसान हो जाएगा चेक करना भी। कैसे, हम क्या करेंगे 19वीं सदी में 1820 से 1830 इस तरीके से हम दशकीय विभाजन के आधार पर देखेंगे। देखो दशकीय विभाजन कर लेना है पहले और फिर उस दशक में कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है ना, उसको शामिल कर देना है। उसको शामिल करते हुए या इंडिकेट करते हुए अपने पूरे 1820 से जो राष्ट्रवाद के उद्भव की घटना है, अर्थात किसी संगठित राष्ट्रवाद की शुरुआत कब होगी, जब किसी संगठन की स्थापना होगी।
और हमारे यहाँ संगठन कौन सा स्थापित हुआ था? अखिल भारतीय जो अपना स्वरूप रखता था, ऐसा संगठन हमारे पास कौन सा था? कांग्रेस था। तो बोले हम जो शुरू करेंगे वह शुरुआती स्तर से कहां इस राष्ट्रवादी चेतना का उद्भव हो रहा है, कैसे कैसे उदय हो रहा है, किन घटनाक्रमों से, उसे दशकीय रूप में दिखाएंगे, जोड़ जोड़कर दशकीय रूप में प्रमुख प्रमुख घटनाक्रमों को उठाएंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। कैसे, आ जाओ समझते हैं। देखो भाई, 1820 से 1830 के दशक में इस तरीके से हमने लिखा और बीच में देखा कि पहली बार यहीं पर राजनीतिक मांग होगी। इसके पहले तक आप जानते हैं जितने भी घटनाक्रम है कहीं राजनीतिक कोई भी मांग नहीं थी, है ना, सभी अपने क्षेत्रीय लड़ाई लड़ रहे थे। अब जैसे मैसूरों से लड़ रही थी, पहले तो बताइए भाई, अंग्रेज ही पहले शुरुआत में कंपनी कैसी थी? एक व्यापारिक कंपनी थी। उसके बाद जब व्यापारिक कंपनी लड़ रही थी इन क्षेत्रीय शासकों से, तो ये अपने क्षेत्रीय मुद्दों के लिए लड़ रहे थे। कहीं पर भी राजनीतिक मांग आपको नजर नहीं आएगी। पहली राजनीतिक मांग जो नजर आती है 1820 से 30 के दशक में आती है, जब राजा राम मोहन राय आते हैं। क्लियर बात है। 1815 में आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। ये सारे तथ्य तो आपको पता होंगे। तो इसी संदर्भ में इसके बाद से 20 से 30 के दशक में पहली बार राजनीतिक मांग की जाएगी और कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की जाएगी। साथ ही यहाँ पर कृषकों के हित के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। तो यह एकदम शुरुआती चरण है। हालांकि यहाँ राष्ट्रवादी अभी चेतना इतनी तीव्र नहीं हुई थी लोगों में। फिर जब 30 से 40 का दशक आता है तो यहाँ राजनीतिक मांगे और अधिक बढ़ गई। इस संदर्भ में देखो, डेरेजियो दिखाई देंगे, यंग बंग यहां पर इनका दिखाई देता है। दूसरा, लैंड होल्डर सोसाइटी, पहला संगठन दिखाई देता है। हालांकि यह जो संगठन था यह जमींदार वर्ग का था और यहां जमींदारों के हित की ही बात की जाएगी, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। यहां समझे आप, 30 से 40 के दशक में। फिर 40 से 50 के दशक में हमें एक संगठन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दिखाई देता है, जो भारतीय परिस्थितियों से क्या काम करता है? यह भारतीय परिस्थितियों से ब्रिटेन में रह करके ब्रिटेन की जनता को जागरूक करेगा कि देखो यार, तुम्हारा जो ब्रिटिशर्स का शासन है हमारे यहाँ, यह किस तरीके से शासन कर रहा है। तो यह 40 से 50 के दशक में यह घटनाक्रम हो रहा होता है। फिर 40 से 50 के घटनाक्रम में यह होगा और फिर 57 में आप जानते हैं 57 का विद्रोह हमारे सामने आ जाएगा। क्योंकि ब्रिटिशर्स की नीतियां भी लगातार बदल रही थी, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो। फिर एक परिणति, विद्रोह की परिणति के रूप में हमारे पास 57 का विद्रोह आता है, जो हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि 57 के विद्रोह में क्या क्या घटनाक्रम हुए। अब 50 से 60 के दशक में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या घटना होगी? फिर होता क्या है, 57 के विद्रोह का अंग्रेजों के द्वारा तो दमन कर लिया जाएगा। दमन किया जाएगा तो यहाँ हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, यह राष्ट्रवादी नेताओं के दिमाग में एक चीज जाएगी कि यार, एक दमन का सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या रहा? बोले क्या? बोले यार, हमारे पास कोई संगठन नहीं था। बोले हाँ यार, फिर संगठन पर काम करना चाहिए। एक संगठन, अखिल भारतीय स्वरूप वाला संगठन होना चाहिए। इसी संदर्भ में पहले एक संगठन आपका निर्मित होगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी काम करेगा राष्ट्रीय जो विचार हैं या प्रचार प्रसार या राष्ट्रीय चेतनाओं को प्रचार प्रसार करने का काम करेगा। तो इस संदर्भ में पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका 60 से 70 के दशक में दिखाई देगा। फिर 70 से 80 के दशक में यही संगठन तो रहता ही है, यह एसोसिएशन रहता है, जिससे हमारी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं इनमें तीव्रता आती है। जैसे ही राजनीतिक गतिविधियां तीव्र होंगी, बदले में जो लिटन, उस समय गवर्नर जनरल कौन था 70 से 80 के दशक में? लॉर्ड लिटन। लिटन के द्वारा प्रतिक्रियावादी नीतियां लागू की जाएंगी। अब बताइए, आप आक्रामक नीतियां लागू करोगे और पैरेलल में राजनीतिक गतिविधियां, हमारे अंदर राजनीतिक चेतना बढ़ रही है और तुम हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ा दो, तो क्या होगा भाई? दोनों का मिला जुला करके आगे एक संगठनात्मक, जो संगठनात्मक गठन की बात हो रही थी ना, एक अखिल भारतीय संगठन के गठन की बात हो रही थी ना, इसकी जो मांग है और तेज हो जाएगी। और इसी तेजी के चलते ही 80 से 90 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमें दिखाई देगी। कोई बोलता है ना कि एकाएक कैसे कांग्रेस की स्थापना हो गई, तो यह पूरा एक माइंड मैप आप बताकर भी समझा सकते हो कि एकाएक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई। इसके पीछे देखो कौन कौन सी पृष्ठभूमियां बन रही थी, कई पृष्ठभूमि जिम्मेदार हैं, तब जाकर क्रमिक रूप से यह राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। फिर क्या है भाई, 85 में आपका जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और आगे जब राष्ट्रीय आंदोलन हमारा कई चरणों में जाएगा, चाहे वह उदारवादी हो, उग्रवादी हो और गांधीवादी हो, साथ ही साथ पैरेलल में क्रांतिकारी चरण भी है। तो इन चरणों में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन दिखाई देता है और अंततः क्या होता है, भारत को स्वतंत्रता मिलती है। यह पूरा देखो एक माइंड मैप है, जो आप भी बना लेना अपने नोट्स के स्तर पर, ताकि आपको कोई उत्तर इससे संबंधित लिखना होगा ना, तो यह माइंड मैप हमें काम आ जाएगा, है ना। चलो फिर, अब हमने राष्ट्रवाद का उदय देख लिया, कैसे हुआ, उद्भव हुआ, कैसे एक अखिल भारतीय स्वरूप का संगठन हमारे सामने आया। फिर तीसरा क्या था, तीसरा पॉइंट क्या था, हमारा जो टॉपिक था वह था राष्ट्रवाद के चरण। चलो भाई, राष्ट्रवाद के चरण भी समझ लेते हैं।
राष्ट्रवाद के चरण समझने हैं तो पहले मोटा मोटा आपके पास एक रफ आइडिया होना चाहिए कि 1885 में जब हमारे कांग्रेस अखिल भारतीय एक संस्था हमारे यहाँ आ चुकी थी, उस समय हमारे 5 जो हैं राष्ट्रवाद के चरण दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, राष्ट्रवाद के चरण यहां पर दिए हुए हैं। एक देखिए यह डिबेट, एक पहले डिबेट या देख लेते हैं कांग्रेस की स्थापना को लेकर के, क्योंकि आगे पीछे लग गया है पेज। तो कांग्रेस की स्थापना को लेकर के देखो यह डिबेट क्या रहती है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो यहां बोला गया कि यह कांग्रेस की स्थापना या तो मिथक है या वास्तविकता है। मतलब क्या है, दो कॉन्सेप्ट देखो इसके पीछे निकल कर आए। क्या निकल कर यह आया, बोले कांग्रेस की स्थापना जो है ना वो अंग्रेजों के द्वारा की गई है। बोले कैसे, तो यह कौन देगा, यह सिद्धांत कौन देगा, यह सिद्धांत ही कहलाया सेफ्टी वालों का सिद्धांत। दूसरा जो तड़ित चालक का सिद्धांत था, यह कह दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर सोचो कि जो सेफ्टी वालों का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, बोले उग्रवादी के द्वारा, किसी नेता के द्वारा, तो लाला लाजपत राय के द्वारा। और जो तड़ित चालक का सिद्धांत है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, क्योंकि यह उदारवादी नेता थे उस समय। अब शुरुआती दौर पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके हाथ में था, बोले उदारवादी, तो वह तो समर्थन करेंगे। और जो विरोध कौन करेगा, उग्रवादियों का, क्योंकि इनका बोलबाला नहीं था उतना, है ना। इनका प्रतिनिधित्व तो आगे बढ़ता है जब उदारवादी कमजोर पड़ेंगे। क्लियर बात है। अब समझते हैं यहां पर हुआ क्या। तो यह तो जो उग्रवादी होंगे सीधा सीधा सरासर विरोध करेंगे और उदारवादी होंगे एकदम बढ़ा चढ़ाकर समर्थन करेंगे। तो दोनों के तर्क समझ लो और फिर आपको अगर कंक्लूड करना होगा आंसर को तो कैसे कंक्लूड करोगे। पहले देखो सेफ्टी वाल्व का। अब एक बात बताओ, ये कुकर होता है, कुकर में प्रेशर बनता है और प्रेशर में ढक्कन के ऊपर ही क्या लगाई जाती है, सेफ्टी वाल्व लगाई जाती है। सेफ्टी वाल्व काम क्या करती है, यह जो प्रेशर होता है इस प्रेशर से कुकर फटे ना, इसलिए सेफ्टी वाल्व लगाते हैं। तो इसी संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है कि भाई जो प्रेशर बन रहा था, प्रेशर कौन सा, जनता का प्रेशर, है ना। ब्रिटिश की नीतियों के विरुद्ध जो प्रेशर जनता के मध्य बन रहा था, इसी प्रेशर को ही जानने के लिए ही सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई। हालांकि यह बिल्कुल इलॉजिकल था जो भी दिया गया था। तो उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस की स्थापना की गई यह सेफ्टी वॉल के रूप में की गई है, ताकि अंग्रेज पहले से ही जान जाएं, कोई अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई खिचड़ी पक रही होगी तो हम जान जाएंगे और दमन कर देंगे और दोबारा कोई 57 जैसा विद्रोह नहीं हो पाएगा। तो यह सोचना था लाला लाजपत राय के द्वारा, जो यह दिया गया सिद्धांत कौन सा, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। तो अब हमें समझ में आ गया भाई कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत क्या है। फिर तड़ित चालक का क्या है, देखो तड़ित चालक का सिद्धांत क्या होता है। तड़ित चालक का प्रयोग क्या किया जाता है, जैसे कोई बिजली का फ्लो हो रहा था और तड़ित चालक क्या होता है, फ्यूज समझो, फ्यूज होता है ना, तो वो क्या होता है, आपके पूरे घर में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए ना, इस संदर्भ में तड़ित चालक का यूज किया जाता है, तुरंत बिजली को काट देता है। ऐसे ही कांग्रेस थी। बोले गोपाल कृष्ण गोखले कि मान लो कांग्रेस जैसी संस्था जब रहेगी तो कांग्रेस जैसी संस्था अगर शुरुआती स्तर पर भी विरोध करने लगी या किसी भी पॉलिसी को बनाना है भाई, और बनाना है अंग्रेजों के विरुद्ध अगर लागू करना है, तो एक संगठन होना चाहिए, इन्होंने बोला। बोले बिल्कुल ठीक बात है, तो अखिल भारतीय एक कोई संगठन होगा तभी तो हम क्या करेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध लंबे समय तक कोई नीति को लागू कर पाएंगे, अन्यथा 57 जैसा विद्रोह होगा और दमन कर दिया जाएगा। दूसरी क्या बात है, दूसरी बात है अगर हम सीधा सरासर शुरुआती स्तर पर भी विरोध करते रहेंगे, विरोध करना तीव्र कर देंगे, तो एक नई नई संस्था थी, नया नया संगठन था, उसको तुरंत कुचल दिया जाएगा। ठीक है। अब बोले ना कुचला जाए, इसके लिए क्या किया जाए भाई, तभी तो तड़ित चालक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तड़ित चालक के रूप में करेंगे एओ ह्यूम का प्रयोग, है ना। संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम, और ये कौन था, एक ब्रिटिशर्स था। बोले इसी संदर्भ में हमने एओ ह्यूम का प्रयोग किया है, ताकि अंग्रेजों के कानों में भनक भी ना जाए कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है। यह सिद्धांत दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा और यही सिद्धांत कहलाया तड़ित चालक का सिद्धांत। दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, दोनों के लॉजिक एकदम क्लियर। अब आते हैं कि आखिर हमें कैसे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, दोनों के बीच से मिडिल पाथ अपनाना है, मध्य मार्ग की ओर जाएंगे हम भगवान बुद्ध की तरह। वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे भाई मिडिल पाथ अपनाओ और दोनों के ही बीच में संतुलित अपना एक निष्कर्ष देना है। कैसे, आपको बताना है कि 60 से 70 के दशक में आप जानते हैं, पीछे हमने पढ़ा कि राजनीतिक रूप से पर्याप्त जागरूकता फैल चुकी थी और अब बात होने लगी थी कि एक संगठन होना चाहिए जो हमारी सबकी मांगों को एक संगठित रूप से रख सके अंग्रेजों के विरुद्ध या औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध। इसी संदर्भ में एक मंच, एक आवाज और एक नेतृत्व की बात की गई और हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वह राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे आ गई। तो अब इस संदर्भ में हमें अपना कंक्लूजन जो देना है वो इसी आधार पर देना है। ठीक है भाई, तो ऐसे ही हमें अपना कंक्लूड करना है आंसर।
आगे बढ़े अब कांग्रेस की स्थापना को लेकर के जो भी मिथक था या वास्तविकता थी सब समझ में आ गया होगा। तो अब चरण देख लेते हैं। तो राष्ट्रवाद के जो चरण हैं वो प्रमुख रूप से देखो तीन थे, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। और चौथा जो था क्रांतिकारी चरण था जो पैरेलल में चल रहा था। ठीक है, सभी का अपना पर्याप्त योगदान है, कोई कम ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो फिर सबसे पहले एक एक करके क्रम से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शुरुआती स्तर पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके हाथ में था? बोले शुरुआती स्तर पर उदारवादियों के हाथ में था। तो उदारवादियों के बारे में आपको कुछ बेसिक सी जानकारी रखनी चाहिए कि आखिर इनकी क्या मांगे थी और किस तरीके की ये सोच रखते थे, है ना। उदार थे, उदार का मतलब जानती हो ना, लिबरल थे बहुत ज्यादा। अब लिबरल होंगे तो इनकी मांगे भी वैसी होंगी। इसीलिए उग्रवादी क्या बोलते थे? भीख मांगते हैं यार ये अंग्रेजों के सामने। तो उनकी मांग क्या थी? उनकी मांगे थी भैया याचिका, भाषण वगैरह के माध्यम से या कोई लेख लिख करके, है ना। ये सब इनकी मांगे हुआ करती थी, याचिका, भाषण, लेख। बहुत उदार मांगे थी। और अनुनय विनय की नीति थी, है ना। अनुनय विनय मतलब हाथ जोड़कर कि आप भैया ऐसा कर दो, है ना, अंग्रेजों के सामने। तो इस तरीके की अनुनय विनय की नीति थी इनकी। याचिका, भाषण और लेख के माध्यम से यह कोशिश करते थे कि हमारी मांगे आप मान लीजिए। तीसरा क्या था? इनकी मान्यता ही थी कि अंग्रेजों की ये न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। यानी कि जो ब्रिटेन में जो शासन देखते थे ना अंग्रेजों का, वैसी ही उम्मीद ये भारत में करते थे कि यहां भी करेंगे। भैया वो उनका देश है और तुम उनके उपनिवेश हो, है ना। हालांकि इनको भी पता था, लेकिन शुरुआती स्तर पर आप समझिए कि उदारवादी की मांगे क्या थी और किस आधार पर वह सोचते थे। और फिर जन आंदोलन को ये नकारते थे। और ऐसा नहीं है कि उसका रीजन क्या था, रीजन यह था कि जनता उस समय इतना शिक्षित नहीं थी, क्लियर, उतना जागरूक नहीं थी मुद्दों को लेकर के, इसलिए जनता को कभी भी अपने साथ लेकर नहीं चलते थे। यह कुछ बुर्जुआ वर्ग मतलब आप बोल सकते हो, या मध्य वर्ग समझिए, जो एलीट क्लास था ना, वही नेतृत्व करता था, उसके पास ही नेतृत्व रहता था। तो इस संदर्भ में इनकी जो मान्यता थी कि जनता अशिक्षित है, इसलिए जनता को हम साथ लेकर नहीं चलेंगे। और यही एक कारण भी था कि जनता के मध्य इनकी लोकप्रियता भी नहीं थी जितनी लोकप्रियता उग्रवादियों की या फिर गांधीवादी चरण में जितने नेता थे उनकी रही, क्योंकि वह जनता से जुड़े रहे। कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता जब तक आप जनता से जुड़े नहीं रहोगे, इस तरीके की मान्यता रखोगे। और हिंसा का कोई स्थान नहीं था, चूंकि पूरा रिच क्लास था, कभी हिंसक गतिविधियों में वैसे भी शामिल नहीं होगा वह। फिर ब्रिटिश नीतियों के प्रति अगर राय आ जाए, किस तरीके की राय रखते थे? तो सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में क्या सोचना था, समझो आप। सामाजिक संदर्भ में सोचते थे कि अगर भारतीयों का उत्थान होगा ना, तो अंग्रेजों के माध्यम से ही होगा। पहली इनकी यह मान्यता थी। दूसरी मान्यता थी कि एकीकृत जो न्याय या प्रशासन व्यवस्था है, इसे अंग्रेज ही लागू कर सकते हैं भारत में भाई, और किसी के बस की बात नहीं है, मतलब भारतीय के बस की बात नहीं है। ये भरोसा नहीं रखते थे, ये बोलते थे अंग्रेज ही लागू कर पाएंगे। तीसरी इनकी एक नीति थी जो आर्थिक आर्थिक संदर्भ में इन्होंने अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया। जो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया जाएगा, उदारवादियों के द्वारा इस सिद्धांत का खुलकर प्रचार प्रसार किया गया और आर्थिक नीति का विरोध किया गया। तो इस संदर्भ में हमें समझना है कि उदारवादियों का भी योगदान शुरुआती स्तर पर रहा है, तभी आगे उग्रवादी और गांधीवादी चरणों में अंग्रेजों पर दबाव बनाया गया है। क्लियर बात है। तो आर्थिक स्तर पर जो धन निष्कासन का सिद्धांत था वह उदारवादियों के द्वारा ही लाया गया था और बताया गया था कि देखो तुम कैसे भारत को लूट रहे हो भाई। फिर दूसरा चरण था उग्रवादियों का चरण। तो उग्रवादियों का चरण जब आएगा, इनकी कुछ रणनीतियां, स्ट्रेटजी क्या रही उनको समझ लीजिए। इनकी स्ट्रेटजी देखो अनुनय विनय की बिल्कुल नहीं थी, भीख भीख मांगते थे नहीं है। क्या बोलते थे? सीधे बाइकआउट करेंगे, हड़ताल या प्रदर्शन, या फिर निष्क्रिय प्रतिरोध। देखो निष्क्रिय प्रतिरोध में ध्यान रखना है, यहाँ हिंसा का तत्व नहीं है। यदि निष्क्रिय की जगह सक्रिय प्रतिरोध आ जाएगा ना, तो सक्रिय प्रतिरोध का मतलब होता है वहां हिंसा हिंसा भी शामिल हो जाएगी। तो जितने आपके रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, वहां वो सक्रिय प्रतिरोध दिखाएंगे अंग्रेजों के विरुद्ध। और सक्रिय प्रतिरोध मतलब है हम तुम्हारा विरोध भी करेंगे और अगर मन करेगा तो हम बम भी मारेंगे तुम्हारे ऊपर चलाकर, ठीक है, और गोली भी मारेंगे, हत्या भी हुई। क्लियर। तो वो सक्रिय जो प्रतिरोध है करते थे आपके क्रांतिकारी, और जो उग्रवादी होंगे ये निष्क्रिय प्रतिरोध करेंगे। इनकी मांगे क्या रहेंगी भाई? इनकी मांगे स्पष्ट हैं, स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा की बात करेंगे और बहिष्कार की बात करेंगे। ये इनकी कुछ प्रमुख मांगे थी, है ना। जब भी आप उग्रवादी चरण के बारे में लिखो तो उनकी मांगे और उनकी स्ट्रेटजी, रणनीति, इनके बारे में तो बहुत स्पष्टता होनी चाहिए और यह आपके पॉइंट्स में जरूर शामिल होना चाहिए। तीसरा देखो, फिर आते हैं हम गांधीवादी चरण पर। देखो गांधीवादी चरण के बारे में आप समझ लीजिए। गांधीवादी चरण में आपको उदारवादियों के भी कुछ अंश दिखाई देंगे और उग्रवादियों के भी दिखाई देंगे। समझ लेते हैं एक एक करके, क्योंकि गांधी जी को उदारवादियों का नेता भी बोला गया और उग्रवादियों का भी। जो तत्व वहां से बढ़िया लगे, ठीक लगे, वहां से उठा लिए उन्होंने
और जो उग्रवादियों के तत्व अच्छे लगे वो उठा लिए, एक एक करके समझ लेते हैं। उदारवादियों के कैसे नजर आते हैं, देखो गांधी जी के गुरु ही कौन थे, बोले गांधी जी के गुरु ही थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले ही उदारवादी नेता थे। तो पहला तो देखो इस आधार पर सिद्ध करना है कैसे उदारवादी तत्व नजर आ रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा गांधी जी का जो शुरुआती स्तर था, शुरुआती दौर में वह ब्रिटिश राज में नैतिक विश्वास रखते थे। कैसे, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, सॉरी पहला विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा, उनके द्वारा जो भारतीय हैं, भारतीय सैनिकों को शामिल कर बोला जाएगा कि जाइए आप ब्रिटिश सेना में ब्रिटिशर्स का साथ दीजिएगा, है ना, बदले में ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, हमें स्वराज देंगे, ऐसा ब्रिटिशर्स के द्वारा वादा किया गया। हालांकि जब युद्ध जीत जाते हैं, जब विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, पहला तो ऐसा मिलता क्या है, बदले में रॉलेट एक्ट मिलता है ना, ये तो आप जानते ही हैं। तो उसी संदर्भ में शुरुआती स्तर पर यह भी किसकी तरह सोच रहे थे, उदारवादियों की तरह सोच रहे थे, उनकी न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। हालांकि बाद में इनका भ्रम टूट जाएगा जब रॉलेट एक्ट जैसा कानून आएगा, उसके बाद ही तो असहयोग जैसे आंदोलन शुरू होते हैं। तीसरा क्या है, देखो धन निष्कासन का सिद्धांत जो उदारवादियों के द्वारा दिया गया था, उसका भी समर्थन किया जाएगा गांधी जी के द्वारा, और समाज सुधारक के स्तर पर भी यह समर्थन करते थे। तरीके अलग अलग रहते थे, अहिंसात्मक तरीका अपनाते थे, उदारवादी भी अहिंसात्मक तरीका अपनाते थे, और पत्र पत्रिकाएं भी लिखते थे, जैसे उदारवादी लेखन वगैरह के माध्यम से अपनी मांगे रखते थे। तो गांधी जी ने इन तरीकों को भी अपनाया है, उन्होंने इन तरीकों को ही अपनाया है, गांधी जी ने अपनी नीतियों के साथ इन तरीकों को भी अपनाया है, यानी कि पत्र पत्रिकाओं का भी सहारा लिया, याचिकाओं का भी प्रयोग किया, साथ ही कुछ स्ट्रेटजी और थी, जैसे संघर्ष विराम संघर्ष की, क्या थी, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति भी अपनाते थे। जैसे जब आप देखोगे असहयोग आंदोलन होगा, कुछ समय के लिए रचनात्मक कार्य करेंगे और फिर से संघर्ष करेंगे, है ना, ये उनकी स्ट्रेटजी रहती थी, ताकि जनता जो एक लंबे समय तक संघर्ष करते करते, है ना, थक जाती है, थक क्या जाती है, फिर वो क्या होता है, नीरस की स्थिति में चली जाती है, तो दोबारा से ऊर्जा भरनी है तो विराम देना पड़ेगा। उसी संदर्भ में रचनात्मक कार्य करते थे, लोगों से जुड़ते थे, और फिर एक दोबारा से नया आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया उन्होंने। तो यह इनकी स्ट्रेटजी रहती थी संघर्ष विराम संघर्ष की। यह चीजें भी आपको शामिल करनी चाहिए अपने उत्तर में। फिर क्या है, इनकी उग्रवादियों से कैसे समरूपता, क्या क्या तत्व उठाएंगे, तो उग्रवादियों में सबसे पहला बताएंगे आप कि पश्चिमीकरण का ये अंधानुकरण नहीं करते हैं, बल्कि आधुनिकीकरण के समर्थक होते हैं। दूसरा, अपनी ही संस्कृति की बात करेंगे, स्वराज की बात करेंगे, सत्याग्रह की बात करेंगे, और स्वदेशी शिक्षा की बात करेंगे। क्लियर बात है। तो ये सारी बातें भी किसके द्वारा की गई, पीछे हमने देखा उनकी प्रमुख मांगे ही थी स्वराज, स्वदेशी शिक्षा। ये सारी प्रमुख मांगे किसकी हुआ करती थी, आपको बताना है, ये सारी प्रमुख मांगे आपकी उग्रवादियों की होती थी, और ये सारी मांगे गांधीवादी चरण में भी गांधी जी के द्वारा भी रखी गई। इसी आधार पर कहा जाता है ये उदारवादियों के भी नेता थे और ये उग्रवादियों के भी नेता थे। यही बोलते हैं ना कि जहां अच्छा जो मिले वो उठा लेना चाहिए। इसी संदर्भ में आपको आंसर राइटिंग भी अपनी करनी चाहिए कि जहां से अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले वो सारे उठा लेने चाहिए। फिर आते हैं क्रांतिकारी चरण पे। चौथा चरण जो हमने देखा क्रांतिकारी चरण है। इस चरण में क्या होगा, क्रांतिकारी चरण हमें दो रूपों में दिखाई देता है। पहला चरण बोले भाई कौन सा है, पहला देखो शुरुआती स्तर पर जो 1897 के दौर से 1914 के संदर्भ में, यही देखो आपका क्या हो रहा था, यही बंगाल विभाजन भी हुआ, तब भी क्रांतिकारी बहुत तेजी से सक्रिय हुए। लेकिन शुरुआती स्तर के यहाँ कहानी समझ लेना, शुरुआती स्तर के जो क्रांतिकारी थे, यह इनके पास में स्पष्ट रूप से कोई ऐसी नीति नहीं थी कि क्रांतिकारी घटना होगी हम अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे, आगे क्या, आगे कुछ नहीं था इनके पास में, ऐसा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं सोच रखी थी। होता क्या है, फिर पहला चरण इस तरीके से खत्म क्या होगा, जब गांधी जी आएंगे, राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए, राजनीतिक भागीदारी उनकी बढ़ेगी गांधी जी की, तो उसके बाद से ही क्रांतिकारियों का जब पहला चरण खत्म होगा, क्योंकि क्रांतिकारी खुद गांधी जी को समर्थन देंगे, ठीक है भाई, तो इस तरीके से पहला चरण समाप्त होता है। फिर गांधी जी के द्वारा जब चौरी चौरा घटना कांड होगा, गोरखपुर में एक घटना होती है चौरी चौरा, असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा, और उसके बाद चौरी चौरा जैसी छोटी घटनाक्रम के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। वापस लेने के संदर्भ में एक तो आपका स्वराज पार्टी के संदर्भ में कुछ आपके जो उदारवादी या उग्रवादी नेता थे, है ना, ये आपके स्वराज पार्टी के रूप में दिखाई देंगे, है ना, सीआर दास और नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू। और दूसरा एक है आपका क्रांतिकारी वर्ग जो गांधी जी के समर्थन में आ गया था, वो एक दूसरे चरण के साथ में दोबारा क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देगा। तो इसी कारण से हमारे दो चरण क्रांतिकारियों के दिखाई देते हैं, समझ में आ गया होगा। लेकिन जो दूसरा चरण था ये थोड़ा परिपक्व अवस्था में था, बोले हम तुम्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। उसके बाद में एक समाजवादी व्यवस्था, यानी कि जो दूसरा चरण था वो थोड़ा परिपक्व था क्रांतिकारियों का, और यहां जो क्रांतिकारी हैं वो समाजवाद की विचारधारा के निकट
पाए जाते हैं। जैसे अब भगत सिंह को भी आप जानते हो, वह भी समाजवादी विचार रखते थे, और यह सारे के सारे क्रांतिकारी जो आपको दिखाई देंगे दूसरे चरण के, ये सारे परिपक्व अवस्था में दिखाई देते हैं पहले चरण की तुलना में। इनके देखो कुछ इनकी भी मांगे रहती हैं, स्ट्रेटजी रहती हैं, जैसे वर्ग संघर्ष के यह समर्थक होते थे और उत्पादन का समता मूलक वितरण। अब ये बताओ, वर्ग संघर्ष की बात, उत्पादन के समता मूलक वितरण की बात, ये किसके अंतर्गत की जाती है? बोले यह समाजवाद के विचारधारा के अंतर्गत ही तो यह बात की जाती है। समाजवाद का पहला सिद्धांत क्या है? उत्पादन को इसका समता मूलक वितरण होना चाहिए, सभी का जो साधन है या सभी का जितने उत्पादक हैं उन पर सभी का बराबर भागीदारी होनी चाहिए, है ना। और वर्ग संघर्ष के समर्थक थे, है ना, बुर्जवा वर्ग आप जानते ही हो, टकराव होता ही रहता है। तो यह सारी की सारी जो थ्योरी थी, मार्क्स की जो थ्योरी थी, वो उन सारी थ्योरीज का समर्थन करते थे दूसरे जो क्रांतिकारी वर्ग के नेता हुए दूसरे चरण के। और इसी संदर्भ में सक्रिय प्रतिरोध भी दिखाई देगा, यह तो शुरुआत में ही बताया। तो क्रांतिकारी चरणों में पहले और दूसरे चरण को समझ लिया, पहले चरण से दूसरा चरण किस तरीके से भिन्न था यह समझ लिया, और राष्ट्रवाद के किस कैसे कैसे हमारे भारतीय राष्ट्रवाद के हमारे यहाँ चरण दिखाई देते हैं, इसका विकास कैसे हुआ यह देख लिया। अब जो प्रश्न मिलेगा, इन प्रश्नों को आपको जो 2 प्रश्न मिलेगा, देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहां से जाना है आपको, टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको अब लिखना है। यहां से जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आपको अपनी भाषा में शामिल करना है, सीधा ये नहीं कि छाप कर रख दो, है ना। तो इनको क्या है, आपको अपने उत्तर में कुछ पॉइंट्स यहाँ से जो अच्छे लगा करें, ठीक लगा करें, उन्हें शामिल किया करो जो यहाँ बताया जाया करें, और बढ़िया एक उत्तर लिखा करो, और रेगुलर प्रयास करना है। और फिर से आज आगे के जो 2 टॉपिक्स रहेंगे उन्हें दे दिया जाएगा, उन्हें पढ़ना है अपने सोर्स से, और कल इसका डिस्कशन कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगले 1 से 1.5 महीने में हम लोग अपने 5वें और 6ठे पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।